Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 10 and chapter number 8, which is nutrition. And our topic of discussion is importance of fertilizer. What is fertilizer? Fertilizer are chemicals or natural substance added to soil or land to increase its fertility. मतलब वो chemicals, वो substance होते हैं जो हम किसी भी soil के अंदर ऐड करते हैं। ऐड क्यों करते हैं? मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए। फर्टिलिटी क्या है? ताकि वो ज़मीन क्या हो, फर्टाइल और ज़रख़ेज़ हो। ठीक है। और जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं उन्हें हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक है। फर्टिलाइज़र हो गया कि जो सब्सटेंस हम मिट्टी के अंदर ऐड करते हैं और मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाने के लिए उन्हें हम फर्टिलाइज़र बोलते हैं। अब फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन है। दो तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ड्राइव होते हैं प्लांट से और एनिमल मटेरियल से। ठीक है। क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है प्लांट और एनिमल के अंदर, और ये वहीं से ड्राइव होते हैं। प्लांट और एनिमल से जो हम मटेरियल लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ठीक है। और ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या मतलब है? टेक टाइम टू बी ब्रोकन डाउन, मतलब इनको तोड़ने में टाइम लगता है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसी वजह से हैं कि ये इजीली टूटते नहीं हैं। ठीक है। जब इनको तोड़ा जाता है, ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तोड़ने में। इसमें देखें, आगे एग्जांपल देखें, मैन्योर, गोबर। ठीक है, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और कंपोस्ट क्या होती है? खादें वगैरह। ठीक है, जो खाद हम डालते हैं खेत के अंदर, ये क्या है? कंपोस्ट है। तो मैन्युअल और कंपोस्ट ये क्या है? दीज आर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। अब इनऑर्गेनिक देखें, इनऑर्गेनिक के अंदर आती है रॉक, फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फ़र एंड जिप्सम। जिप्सम ये जो चौक वगैरह में भी हम डालते हैं, ठीक है, ये जिप्सम उसको बोलते हैं। तो ये जिप्सम, सल्फ़र और रॉक फॉस्फेट, ये क्या है? ये नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेचुरली हैं। ये इनऑर्गेनिक है जो नेचुरली पाए जाते हैं। ये डिज़ोल्व हो जाते हैं रेडिली इन वाटर एंड प्लांट अपटेक थ्रू वाटर, कि जो इजीली ये पानी में जब हल हो जाते हैं, क्योंकि अब डायरेक्टली तो ये कोई पाउडर फॉर्म में है, कोई सॉलिड फॉर्म में है, तो इनको डायरेक्टली तो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर। ठीक है, जब पानी में हल हो जाते हैं तो वही जब वाटर प्लांट लेते हैं तो वही न्यूट्रिएंट, जो फर्टिलाइज़र है इनऑर्गेनिक, ये कहाँ पे चले जाते हैं? प्लांट में चले जाते हैं। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट होगा, ठीक है, इफ़ नाइट्रोजन इज़ द मेन एलिमेंट दे आर कॉल्ड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। वैसे ये इनऑर्गेनिक है, लेकिन अगर इनके अंदर नाइट्रोजन मेन एलिमेंट हो जाए फिर हम इसको कह देंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अब हमने क्या डिस्कस किया है? सिंपल फर्टिलाइज़र की इंपॉर्टेंस हम देखेंगे, फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, फर्टिलाइज़र की डेफिनेशन के बाद आप इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक हमने यहाँ तक किया था एग्जांपल। आप इसके फंक्शन देखें कि ऑर्गेनिक के फंक्शन क्या है। ये इंक्रीज़ करते हैं सॉइल ड्रेनेज, मतलब जो वाटर है सॉइल के साथ वो इजीली पास हो जाता है। उसके बाद वाटर के साथ जो सॉइल है वो भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है, और उसकी जो इंक्रीज़ करती है सॉइल ड्रेनेज को। ठीक है, कौन इंक्रीज़ करता है? ये ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइज़र हैं। उसके बाद एरिएशन। एरिएशन क्या होता है? जो एरिएशन वो प्रोसेस जिसमें एयर जो है वो सर्कुलेट करती है। ठीक है, एरिएशन बेसिकली निकले एयर से, जिसमें एयर सर्कुलेट करती है। और दूसरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या करते हैं? एबिलिटी टू सॉइल टू होल्ड न्यूट्रिएंट्स, कि ये क्या करते हैं? एबिलिटी जाती है सॉइल की कि वो न्यूट्रिएंट्स को होल्ड कर सकती है, पकड़ सकती है, ताकि वो न्यूट्रिएंट्स बाद में ईजिली प्लांट एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र की क्लासिफिकेशन है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं। ठीक है, आपने इनकी एग्जांपल्स भी याद रखनी, जैसे इनऑर्गेनिक में ये जिप्सम है, सल्फ़र है, फॉस्फेट है। ऑर्गेनिक में मैन्योर है, कंपोस्ट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन अगर मेन एलिमेंट होगा उसे हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र कह देंगे। ओके, उसके बाद देखें इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र यूज़, कि हम फर्टिलाइज़र को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन इसमें क्या ख़तरात हैं, इन्वायरमेंट को क्या ख़तरात हो सकते हैं, कि इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो सकता है। कैसे डैमेज हो सकता है? मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इफ़ेक्ट सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। पहला देखें, अगर हम बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हम ज़्यादा
किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा यूज़ करेंगे वो नुकसानदायक, कम यूज़ करेंगे तब भी नुकसान है, ठीक है, ज़्यादा यूज़ करेंगे तब भी नुकसान है, ठीक है। कम करेंगे तो उस चीज़ की ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी, अगर ज़्यादा करेंगे तो वो चीज़ ग्रो नहीं करेगी। तो इसलिए सारी जो इसीलिए हम कहते हैं इन्वायरमेंट के अंदर एक तवाज़ुन रखा है, अल्लाह ताला ने नेचर के अंदर भी एक तवाज़ुन रखा है, बैलेंस रखा है हर चीज़ में, ठीक है। अगर बैलेंस वो ख़राब होगा, ठीक है, तो कोई भी चीज़ अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, खा वो एनिमल्स हों, ह्यूमंस हों या प्लांट्स हों। तो यहाँ पे अगर हम मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अगर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगी, वो इफ़ेक्ट करेगी सॉइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, कि जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करती है वो सॉइल उन न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करेगी, ठीक है। जब वो सॉइल के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, मिट्टी उनको नहीं रखेगी, ठीक है, तो वो प्लांट बाद में उसको कैसे लेगा, तो डेफिनेटली वो प्लांट तक भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करने की कैपेसिटी है, अगर हम ज़्यादा इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये कैसे इफ़ेक्ट होगी, हाई सोलेबिलिटीज़ डिग्रेड इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें सॉल्युबल ज़्यादा चीज़ें हल होना शुरू हो जाएंगी तो वो डिग्रेड ख़राब कर देगी इकोसिस्टम को, किसके ज़रिए, जिसे हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। ये डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जिसमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वही कि न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है जब न्यूट्रिएंट्स ये किसी भी वाटर बॉडीज़ में, जैसे कोई पॉन्ड है, ठीक है, तो उसके अगर उस पॉन्ड के अंदर न्यूट्रिएंट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। एल्गल ब्लूम, एल्जी ग्रो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है, एल्जी ग्रो करना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उस वाटर बॉडीज़ के अंदर। इस तरह जो पूरा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बेसिकली हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं कि इंक्रीज़ कर देना केमिकल न्यूट्रिएंट्स का किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। इंक्रीज़ कब होंगे, जब हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे, तब न्यूट्रिएंट्स क्या करेंगे, वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद अगर ज़्यादा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो ग्रीन हाउस गैस इमिट होगी, ठीक है, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस नाइट्रस ऑक्साइड। उसके अलावा ग्रीन हाउस गैस और भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, विच इज़ आल्सो ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ये इनकी एमिशन हो जाएगी, ये कब होगी, जब इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। उसके अलावा अमोनिया गैस आल्सो एमिटेड, अमोनिया गैस अमिट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब अगर अमोनिया गैस अमिट हो रही है तो वो क्या करेगी, सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। सॉइल जब इसमें एसिडिटी आ जाएगी तो वो सॉइल ख़राब हो जाएगी, मतलब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, वो एसिडिटी आ जाएगी, वो चीज़ों को ख़राब करना शुरू हो जाएगी। उसके बाद एक्सेसिव नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र लीड टू पेस्ट प्रॉब्लम, अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो वो पेस्ट प्रॉब्लम काज करेंगे। कैसे पेस्ट प्रॉब्लम काज करेंगे, पेस्ट का जो पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन रेट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा तो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह पेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद है एक्सेसिव ऑर्गेनिक, ये हम बात कर रहे थे सारे इनऑर्गेनिक की बात कर रहे थे। यहाँ पे जैसे जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक, क्योंकि वो हम जैसे खाद वगैरह ये हम खुद भी डालते हैं, कुछ हम गोबर वगैरह से लेते हैं, ठीक है, जो नेचुरली हैं, तो वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काज करेंगे। वो क्या काज करेंगे, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काज करेंगे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्या है, ड्यू टू द नाइट्रेट लीचिंग और रन ऑफ द सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि नाइट्रेट लीचिंग हो जाएगी। किस वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आएगी, नाइट्रेट की लीचिंग से, और रन ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हल हो जाते हैं वो रन ऑफ मतलब बह जाएंगे। जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हल हो जाते हैं पानी के अंदर, वो वाटर के साथ ही रन ऑफ मतलब बह जाएंगे। जब वो बह जाएंगे तो मिट्टी भी उनके मिट्टी के अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, तो वो प्लांट तक नहीं जाएंगे। तो अब देखिए नाइट्रेट लीचिंग क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस है नाइट्रेट लीचिंग, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट अगर व्हेन नाइट्रेट लीव द सॉइल इन ड्रेनेज वाटर, ठीक है, कि जब नाइट्रेट क्या करेगी, लीव द सॉइल, मिट्टी को लीव कर देगी, सॉइल को छोड़ देगी इन ड्रेनेज वाटर में, ठीक है। तो इसे बोलते हैं मतलब नाइट्रेट का लीच कर देना, लीच बोलते हैं जो अंडरग्राउंड नीचे की तरफ जाता है, ठीक है।
लीच कर जाना मतलब नीचे चले जाना नाइट्रोजन का अंडरग्राउंड। तो इस तरह नाइट्रोजन लीचिंग होगी और ये सारी प्रॉब्लम किससे काज होगी? एक्सेसिव फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से। जब हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर देंगे तब ये प्रॉब्लम काज होगी। इसलिए हमें बैलेंस रखना चाहिए हर चीज़ में। जब हम हर चीज़ में बैलेंस रखेंगे तो इन्वायरमेंट में बैलेंस तब ही आएगा, हमारा इकोसिस्टम तब ही मेंटेन रहेगा। जैसे फूड चेन है, ठीक है, अगर यहाँ से एक भी चीज़ ख़राब होती है, फॉर एग्जांपल प्लांट ख़राब हो रहे हैं, तो प्लांट ही हमारी फूड चेन को चला रहे हैं, तो प्लांट से जो फूड चेन है वो आगे नहीं चलेगी। तो इस तरह हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा यहाँ से बुक से देखें, आपने जो करना है यहाँ तक आप लोगों ने इसको तैयार करना है। और यहाँ पर एक बॉक्स देखें कि डिस्टिंक्शन बिटवीन, जैसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नॉट ऑलवेज क्लियर कट, कि हमें पता नहीं चलता कि ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। जैसे यूरिया की एग्जांपल है, यूरिया क्या है? यूरिया खाद भी है, ठीक है। यूरिया फॉर एग्जांपल इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है खाद के तौर पर। फर्टिलाइज़र हमने अभी डिस्कस की, कंपोस्ट जो हम डालते हैं, खादें डालते हैं, वो ऑर्गेनिक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट केमिकली सिंथेसाइज यूरिया इज, जो केमिकली हम तैयार करते हैं, जनरली ग्रुप्ड विद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वो जनरली किस में आता है? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में आता है। लेकिन जो यूरिया है वो बेसिकली है क्या? ऑर्गेनिक है। इसलिए वो कहते हैं क्लियर कट हमें पता नहीं चलता कि कौन सा ऑर्गेनिक है कौन सा इनऑर्गेनिक है। तो यहाँ से आपने ये MCQs ही करना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के इंटरमीडिएट कौन है? यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इंपॉर्टेंस, पहले वही डेफिनेशन, ठीक है, जैसे ये किया हुआ, ऐसे आपने भी इसको करना है। डेफिनेशन है, फिर ये आपने इसको सारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक याद कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद उसमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म है यूट्रोफिकेशन, ये करनी है। और ये इसके सारे कि अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे तो क्या क्या होगा। तो यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।